Rin, today we are having an interactive session. So first of all, I would like to congratulate again for this great success for Himachal Judiciary. थैंक You यू were सर। qualified with rank 6, right? यस सर। Rank 6. So, Renu, uh, सर, हाँ, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आपके इंस्टीट्यूट से ही हुए हैं। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। मैं तो ये समझता हूँ कि देखो मेहनत कैंडिडेट्स जब 100% डालते हैं तो हम लोगों को भी 100% डालना जरूरी होता हाँ है। जी इट सर। इज बेसिकली हैंड इन हैंड प्रोसेस। जब तक हम साथ यस में सर। काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। हाँ जी हाँ रेनू, अब आफ्टर द रिजल्ट्स क्या क्या चेंजेस लाइफ में आ गए? सर, मतलब जब हमारा रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आना था, जिस दिन लास्ट इंटरव्यू था, तो उस दिन हमें पता था कि रिजल्ट आना है आज। तो हम 12 बजे के बाद से ही हमने चेक करना शुरू कर दिया कि कब रिजल्ट आ रहा है। तो शाम के 7 बजे तक कोई अपडेट नहीं थी। हम्म। फिर उसके बाद हमने अपना फोन साइड में रख दिया कि चलो ठीक है, कुछ होगा तो पता चल जाएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद ही सर आपका व्हाट्सएप मैसेज आ गया। तो उसमें जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया और जैसे ही मैंने अपना नाम देखा, सर वो मोमेंट मतलब अनएक्सप्रेसिबल है। मतलब मैं बता नहीं सकती, एकदम से ऐसे लगा कि जो पिछले 4-5 सालों में फेलियर्स हम देख रहे थे, वो सब एकदम से पे ऑफ हो गया। एंड आई वॉज क्राइंग उस दिन। मैं तो सर पिछले 4-5 साल में जितना इकट्ठा हो रहा था, मैं बहुत रोई सर उस दिन। तो फिर हम 2 दिन तक सो भी नहीं पाए हैं इस उसमें कि मतलब सुबह हम क्या थे और अब हम एक जज बन गए हैं। तो मतलब बहुत स्पेशल सी फीलिंग थी सर वो। मतलब बहुत अच्छा लगा, वो पूरी फैमिली। अनमैचेबल है। आप हाँ लाइफ में जी बहुत सर। सारी चीजें अचीव करते हो, लेकिन ये जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके जी सर। ऑफिसर बनना, वो अपने आप में एक अनमैचेबल चीज है। क्योंकि सर ये मोमेंट दोबारा नहीं आता। अब चाहे हम आगे हायर का क्रैक कर ले या मतलब कहीं भी चले जाएं, बट ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। जब हम फर्स्ट टाइम एक ऑफिसर बन रहे हैं, तो सर ये मतलब बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल मोमेंट एग्जैक्टली रहा है सर। वो वन टाइम रिकॉग्निशन जो है ना, वो एक बार हमें जो मिलता है ना, वो यही मोमेंट है। हाँ ठीक जी है, सर, तो क्योंकि इसको आज एंजॉय किया देखो सर। 26 तारीख को आप लोगों के फाइनल इंटरव्यूज कंप्लीट हुए थे, ट्वेंटी हाँ सिक्स जी। को। और 26 तक सारे लोग बस इसी उसमें टेंशन में थे कि इंटरव्यू है, पता नहीं होगा जी नहीं होगा। जी एंड द सर। मोमेंट द रिजल्ट्स केम आउट, तो मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैड गिवन द इंटरव्यू, लेकिन फाइनली सिलेक्शन सिर्फ 19 कैंडिडेट्स का हुआ। जी। तो वो जो 19 कैंडिडेट्स जो इसमें आप भी हैं, तो देयर जर्नी इज ऑल टुगेदर नाउ डिफरेंट। यस सर। तो मैं समझता हूँ कि देखो, जब हम एफर्ट्स कॉन्टिन्यूसली डालते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भगवान भी देखता है कि रिजल्ट्स जो जी है वो जी जी, मिलने चाहिए बस बच्चों गॉड को। ग्रेस। जी। और भगवान की ही कृपा है। मैं ये हाँ समझता जी, हूँ सब कि उनकी हमारे कृपा है। एफर्ट्स होते हैं, लेकिन Almighty इज ऑलवेज देयर, हु इज लुकिंग यस। हार्ड वर्क डेस्ट दे आर पुटिंग। यस सर, डेस्टिनी की हमें डेस्टिनी इज कहाँ लेके ऑलवेज जा रही देयर। है। यस सर। रेनू, आपने प्रिपरेशंस लाइक जुडिशरी का कब शुरू कर दिया था? सर, मैं सही बताऊं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने कॉलेज के बाद ही शुरू की है। 2020 में मैं पास आउट हो गई थी। मेरा कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन। तो उसके बाद सर कोई भी वैकेंसी नहीं थी, बिकॉज पेंडेमिक था। तो सबसे पहली वैकेंसी आई थी, हरियाणा की ही आई थी, क्योंकि मैं हम्म। हरियाणा से हूँ। सो आई वाज एक्साइटेड ऑल्सो कि हरियाणा की पहली वैकेंसी आई है। बट वो भी डिले होके नवंबर तक चली गई थी। तो नवंबर 21 में मैंने अपना एग्जाम दिया। मैंने अपनी प्रिपरेशन ही 2020 में शुरू की थी हम्म। जुडिशरी के लिए। इससे पहले आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो जब मैंने प्री दिया 2021 में, मैंने सबसे पहला प्री दिया अपना हरियाणा का, तो सर वो मेरा क्लियर हो गया। फिर 2022 में मैंने अपना मेंस दिया हरियाणा का, मेरा वो भी क्लियर हो गया। बट क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे गए थे एग्जाम्स। बट उस ईयर बहुत कम मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में सबको। तो मैं इंटरव्यू में रह गई, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर, ये फर्स्ट टाइम मुझे जो फेलियर मिला था, इसने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया। तो इसके बाद वैसे मैंने 23 में मैंने यूपी का मेंस दिया, उत्तराखंड का मेंस दिया। बट कहीं ना कहीं जो ये मुझे फर्स्ट फेलियर मिला था, इसका डर मेरे अंदर था कि कभी फिर से फेलियर ना हो जाए, कभी फिर से एक और फेलियर ना मिले। तो उसमें भी मैं कुछ कुछ मार्क्स से रह गई। फिर 24 में मैंने सर राजस्थान का प्री जब मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे ये समझ आ गया था तब तक, क्योंकि मैंने अपनी मेंस की कॉपीज निकलवा ली थी।
तो मुझे तब तक ये समझ आ गया था कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो आई वॉज लुकिंग, आपके कुछ लेक्चर्स भी थे तो मैंने देखे, तो मुझे लगा कुछ यूनिक है। तो मैंने 2024 में फिर राजस्थान मेंस के लिए आपको ज्वाइन किया। तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो मेंस मेरा क्लियर हो गया था राजस्थान का, बट फाइनल में मैं 1.5 मार्क्स से रह गई। इंटरव्यू में रह तो गए। वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बट उसके बाद ही जस्ट हिमाचल आ गया था, तो फिर उसने फिर से बूस्ट अप कर दिया कि चलो अभी हिमाचल देते हैं। वो तो फिर उसके बाद तो सर प्री मेंस इंटरव्यू सब आपके थ्रू ही किया। और सर आपकी प्री, मैं कहना चाहूंगी कि आपके जो प्री के क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े ही यूनिक क्वेश्चंस थे। मतलब हम किसी भी वेबसाइट से कर लें, लेकिन वो डेप्थ नहीं थी जो आपके प्री के क्वेश्चंस में थी। तो ये बात मैंने निशा मैम को भी बोली थी कि आपके प्री के क्वेश्चंस मतलब बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सो सर उसने बहुत हेल्प किया। रिनो, आपने लाइक 2020 में प्रिपरेशन शुरू करी एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स इन 2025। इट्स यस अ सर। 5 ईयर जर्नी। फाइव। और आप जैसे आपने बताया कि आपने प्रिपरेशंस भी 2020 में ही शुरू किया था, उससे पहले हाँ जी। ड्यूरिंग योर कॉलेज यू नहीं। आर नॉट प्रिपेयर्ड, राइट? यस सर। तो जितने भी एस्पिरेंट्स आज के समय में प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, या अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जी। या आने वाले समय में जो भी बच्चे प्रिपरेशंस करने का सोच रहे हैं, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, सो हाउ यू सी कि अच्छा ये 5 साल आपको लगे, पेशेंस होल्ड करना कितना जरूरी है? बिकॉज आपने हरियाणा मेंस दिया, यूपी दिया, राजस्थान दिया, अब हिमाचल दिया, एंड बैक टू बैक 4 बार मेंस लिखना, उत्तराखंड भी दिया, ये मेरा उत्तराखंड भी पांचवा लिखा, मेंस था है सर। ना? हाँ और जी। 5 बार मेंस एग्जाम में कहीं पे हम क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो रहा, कहीं पे हमारा मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो जी सर। ये जर्नी जो है, बिकॉज हर एस्पिरेंट की अपनी अलग जर्नी है। बहुत सारे जी सर। कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, फर्स्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फोर्थ अटेम्प्ट में, फिफ्थ अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, जैसे आपके केस जी में ये चीज हम देख रहे हैं। सो पेशेंस का कितना बड़ा रोल है? आप कैसे अपने आप को अपहोल्ड कर रही थी कि नहीं मुझे निकालना ही है? सर इसमें सबसे बड़ा रोल तो आपकी फैमिली का ही होता है। कि जब आपको एक फेलियर मिलता है और आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहती है कि नहीं आप कर सकते हो। हम मतलब मेरे केस में मेरे इन लॉज ने मुझ पे जरा सा भी प्रेशर नहीं आने दिया। मैंने इतने फेलियर्स देखे लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आप करो। और आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हो। मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट मैं कहूंगी मेरे इन लॉज का था। क्योंकि मैं जहाँ भी डिमोटिवेट फील करती थी, स्पेशली मेरे हस्बैंड, तो वो मेरे को बच्चों की वीडियोस दिखाते रहते थे जो इंटरव्यू सेलेक्ट होके, जैसे मेरा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है ऐसे ही बच्चों के वो इंटरव्यूज दिखाते रहते थे कि देखो इनका ये 5 बार फेल हुए, ये 4 बार फेल हुए, आप भी कर लोगे। तो सर वो एक बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए। और दूसरा सर, मतलब जब आप एक सपना लेते हो कि आपको जुडिशरी में जाना है, तो ये सपना मेरे लिए एक ऐसा था कि मैं 24 घंटे, मतलब मेरे माइंड में मैं कहीं भी हूँ लेकिन मेरे माइंड में ये रहता था कि नहीं मुझे जुडिशरी करनी है। मैं कई बार अपने आप को उस पोस्ट पे इमेजिन करती थी कि एक बार मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मतलब उसके बाद क्या सिचुएशंस होंगी। और मतलब मैंने वो एक सपना जिया है जो जिसने मुझे मोटिवेट किया है। तो कभी कभी मैं डाउन फील करती थी, मैं कुछ बच्चों के इंटरव्यूज देख लेती थी। और काफी मोटिवेशन वीडियोस आते हैं कुछ टीचर्स के, कुछ इंटरेक्टिव सेशंस बच्चों के आते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। और कुछ एक आपका ही सपना होता है जो आप लेके चलते हो। इन पिछले 5 सालों में मैंने अपना सपना जिया है सर, मेरी फैमिली के साथ। वो उन्होंने मुझे पहले ही जज बोलना शुरू कर दिया था घर पे कि आप हमारे लिए तो 2021 में ही बन गए थे, बट अभी वो एक आना बाकी है, डिक्लेयर होना बाकी है। तो सर उसने बहुत मोटिवेट किया मुझे। तो फैमिली, फ्रेंड्स और ऑफ कोर्स टीचर्स का तो रोल रहता ही है जो आपको एक स्टीक गाइडेंस देते हैं कि आपको कैसे करना है। तो ऑल बाय गॉड ग्रेस सर, उनकी कृपा तो रहती है सर। डेस्टिनी जैसे हमने कहा कि डेस्टिनी भी होती है, अदरवाइज मैं 2021 या 24 में ही सिलेक्ट हो जाती, बट डेस्टिनी शायद हिमाचल लेके आ रही थी, तो सब एग्जैक्टली, चीजें हुई। जी एग्जैक्टली, सर। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जहाँ का दाना पानी लिखा है जी जी। वहां आप आ जाओगे। सो जी। शायद भगवान ने आपकी किस्मत में हिमाचल लिखा था, और हाँ यही जी सर। कारण है।
जी, और एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है सर। अगर आपको कोई फेलियर मिल रहा है, जैसे मुझे 2024 में मैं मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था, तो मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आपका राजस्थान में लिखा ही नहीं है, राजस्थान बहुत दूर है, हम पास की स्टेट में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फेलियर भी मिल रहा है तो आप उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढिए अपने लिए, कि नहीं, इसमें मेरे लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है सर। एग्जैक्टली। जी। रेनू, यू हैव टू लिव योर ड्रीम्स, जैसे आपने भी कहा कि आपने अपना सपना जिया है। और अब जैसे जितने भी एस्पिरेंट्स आज के समय में खास कहूंगा कि जैसे अब हमारे पास ये 3 ईयर रूल आ गया, लाइक यू हैव टू जी। गो इन प्रैक्टिस फॉर द 3 ईयर्स ओनली, देन यू विल बी एलिजिबल। यस तो सर। 3 ईयर रूल की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिवेटेड हो गए, डीमोटिवेटेड हो गए कि अच्छा हम तो तैयारी कर रहे थे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो हमारे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो कॉलेज के समय से ही प्रिपरेशंस कर रहे थे, नाउ दे आर डीमोटिवेटेड कि अब तो हमारा समय 2027 में या 28 में आएगा। एंड अभी उनको प्रिपरेशंस करते ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6-8 महीने ही हुए हैं। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आपको कितना समय लगा था चीजों को समझने में, प्रिपरेशंस को पूरा अच्छे से गो थ्रू करने में, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में? हाउ मच टाइम यू इट वाज यू हैव टेकन? सर देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं कोई एक चीज, आप पहली बार पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद धीरे 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 करके क्लैरिटी आती है। सर मुझे 2-3 साल लग गए थे क्लैरिटी आने में, क्योंकि मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया, थोड़ी कम क्लैरिटी थी। फिर जैसे जैसे मैंने ज्यादा पढ़ा, बाकी स्टेट्स के क्वेश्चंस दिए, केस लॉज मैंने पढ़ने शुरू किए, तो मुझे 2-3 साल लग गए थे एक क्लैरिटी आने में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बच्चे क्लियर कर लेते हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे। तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, लेकिन सर मैं कहूंगी कि मुझे 2-3 साल लग गए थे एक क्लैरिटी आने में। और सर जो ये 3 ईयर रूल आया है, तो इसमें सर हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये 3 ईयर आ गया तो आ गया, ये सबके लिए है। तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि हमारे पास 3 साल है। नहीं, 3 साल का टाइम पीरियड कब चला जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और एग्जैक्ट 3 साल आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके चलिए, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने कंसेप्ट्स को कैसे ब्रश अप करते रहें, बार 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 पढ़ें, आप उन चीज़ों को रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाए, मेंटल रिवीजन करें। और ये जो 3 ईयर रूल बनाया इन्होंने, ये मैंडेटरी किया है कि आप कोर्ट्स में जाएं। तो आप अपनी स्टडी को टाइम दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप कोर्ट्स में भी जाइए, देखिए कि वहाँ पे क्या होता है। कि जब आप उधर जाओगे, आप बाकी सब बच्चों को देखोगे, वो भी आपको एक मोटिवेशन का ही काम करेगा, कि नहीं, जब आप वहाँ पे किसी बच्चे से मिलोगे कि वो भी प्रिपेयर कर रहा है, तो घर आप आके आप अपने आप मोटिवेटेड फील करोगे कि नहीं, वहाँ जाना है। जब आप उस चेयर को देखोगे कि हम भी इस चेयर पे बैठे रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेके चलिए, क्योंकि हम इसमें अब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 ईयर रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली। ये सिर्फ कुछ एक बच्चों के लिए नहीं है। सो मैं यही कहूंगी कि धीरे धीरे अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्री निकाल लोगे लेकिन जब आपका मेंस ही नहीं निकलेगा, तो फिर आप प्री निकाल के भी क्या करोगे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ केस लॉज। सर आप जब आप केस लॉज पढ़ते हो, आपको थ्योरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि केस लॉज में ही इतना डेप्थ में दिया होता है एग्जैक्ट कि इससे पहले कौन से केसेस थे, अब कौन से केसेस हैं, अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो आप केस लॉज, अगर आप रिसेंट केसेस को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी प्रीवियस चीजें अपने आप कवर अप हो जाती हैं उसमें सर, उससे कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाती है। एग्जैक्टली। सो जी। रेनू, जैसे हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या सोर्स रखती थी केसेस को पढ़ने के लिए, या अपने आप को लीगली अपडेट रखने के लिए क्या सोर्सेज आपने रखे थे? सर मैंने सबसे पहले अपने क्लास नोट्स फॉलो करे हैं। उसमें जो भी लैंडमार्क केसेस होते थे वो होते थे, लेकिन उसके लिए सर मैंने लाइव लो फॉलो किया है और बेंच बार फॉलो किया है। लाइव लो के जो डेली के जजमेंट्स आते थे, मैं डेली के जजमेंट्स नहीं, लेकिन मैं सब्जेक्ट वाइज जजमेंट उठाती थी। जैसे मैंने एक मेजर सब्जेक्ट लिया, एक माइनर लिया, तो मेजर सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट है, मैंने वो गूगल पे डाल दिया लाइव लो करके। तो उससे रिलेटेड जितने भी रिसेंट केसेस आए हैं, तो उनकी हेडिंग्स ऊपर आ जाती है कि इसमें नए नए क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं उन केसेस को पिकअप करती थी टॉपिक वाइज। मैं पूरा केस नहीं पढ़ती, मैं सारे केसेस नहीं पढ़ती थी, उनमें से सिर्फ जो एक इम्पोर्टेंट केस होता था वो उठा लेती थी। और बाकी तो सब में रीआइटरेशन होती है सर। तो मैं सिर्फ एक केस को उठाती थी, जो लाइव लो पे बहुत अच्छे से जजमेंट्स वो आपको देते हैं, पीडीएफ्स, बहुत क्रिस्प पीडीएफ्स मिलती हैं आपको उधर। तो मैं वो फॉलो करती थी सर उस अपने लिए। और लैंडमार्क्स जजमेंट तो मैंने अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखा है, क्योंकि मैं पहले केसेस मेंशन नहीं करती थी।
लेकिन इस बार मैंने हिमाचल में केसेस मेंशन किए, मैंने याद किए थे केसेस। और अब की बार क्योंकि आपने भी बहुत सारे केसेस दे रखे थे, आप वीडियोस भी आपके हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो उसने भी बहुत हेल्प किया। अब की बार मैंने केसेस लिखे सर, लैंडमार्क केसेस। और आंसर राइटिंग में एक चीज और कहूंगी। पहले मैं सोचती थी कि मैं जितना चाहूँ कि मुझे लिखना है, बहुत सारा लिखना है, 1-1.5 पेज में भी मैं बहुत सारा मटेरियल डालने की सोचती थी। लेकिन नहीं, धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि आप ये पेज भरने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ कंसेप्ट लिखो, और ऐसे लिखो कि जब आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है तो उसको चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए कि अच्छा यहाँ पे केसेस मेंशन है, यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशंस हैं। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं केसेस डालूं और एक एग्जाम्पल तो मैं कोट करूं ही करूं। तो मैंने एग्जाम्पल पे और केसेस पे अब की बार फोकस किया था सर अपने हिमाचल मेंस में। रेनू, बहुत बार कैंडिडेट्स, क्योंकि जिन्होंने अभी तक वो प्रिपरेशन का दौर शुरू नहीं किया है, जो सिर्फ जैसे हमें इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो बच्चों का ये होता है कि अच्छा पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लेते हैं, फिर हम मेंस की तैयारी कर लेंगे। तो हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली चल रही है। जी। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो ना प्रीलिम्स में कोई फायदा है ना मेंस में है। तो ना आपको मेंस। अपने आप को पहले ये चीज समझानी है कि मुझे एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में लेके जाना जरूरी है, सब्जेक्ट की डेप्थ जरूरी है। ओनली देन जी यू विल सर। बी एबल टू हैंडल द एग्जामिनेशन प्रेशर। तो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू द कैंडिडेट्स दैट हाउ यू दे शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। और कोई भी कैंडिडेट जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, सो व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच, मान लीजिए कोई बिगिनर है और उसको आज ये सोच रहा है कि मैं अब जुडिशरी की तरफ तैयारी करना चाहता हूं, तो हाउ दे शुड स्टार्ट। सर इसमें सबसे पहले तो अगर किसी को कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो या तो वो खुद से सेल्फ स्टडी करे, और अगर वो खुद से सेल्फ स्टडी भी करता है तो हो सकता है उसे थोड़ा टाइम लगे उसमें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि एक कोई भी वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, जैसे सर आपकी कोचिंग है बहुत शॉर्ट स्पैन की है, तो वहां से सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी ले, फिर अपने नोट्स बनाए, फिर उसके बाद अपने बेरेक्स पे फोकस करे। सर बेरेक्स इज द की। कई बार ऐसा होता है कि पूरा प्री का पेपर ही बेरेक्स में से आया होता है, क्योंकि इसमें इतना डेप्थ में दिया होता है कहाँ पे हमें शेल यूज करना है, कहाँ पे मेन हमें यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप बेरेक्स पढ़िए। उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू की बुक ले सकते हैं, या फिर आप पीवाईक्यूज उठा सकते हैं एमसीक्यू के। मेरा क्या होता था सर कि मैंने एक बार कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया, पहले मैंने वो नोट्स मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैंने बैक पढ़ा, उसके बाद मैंने एक बार वो रीड कर लिया, उसके बाद मैं एमसीक्यू लगा लेती थी उसके। तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे एमसीक्यू से भी कुछ समझ नहीं आता था, कई बार मेरा डायरेक्ट पढ़ने का भी मन नहीं था, तो मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज उठा लेती थी। मैं पहले उसके एमसीक्यू देख के करती थी, फिर उसके बाद मैं दोबारा से डायरेक्ट पढ़ती थी, तो मुझे यूं पता चल जाता था कि कौन से आंसर्स हैं जो कीवर्ड्स हैं जो एज अ आंसर हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो आपकी प्री की प्रिपरेशन हो जाती है कि जब आप डायरेक्ट उठाओ और फिर आप एमसीक्यू के साथ उनको देखो कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, तो आप उनको वहीं मार्क कर सकते हो। तो इसमें एक एक चीज और सर, जो आपकी पीडीएफ्स आती थी, मैंने प्री से पहले उनको 3 बार किया है। सबसे पहले एक बार किया है कि मैंने डाउट अपने लगा लेती थी कि मैं मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर मैं उनको दोबारा देखती थी कि मेरा ये कंसेप्ट क्यों गलत हुआ है। तो अगर मुझे उसमें कुछ नया कंसेप्ट मिलता था तो मैं वहीं पे आपकी जो प्री की मैं वर्कशीट्स प्रिंट आउट करती तो मैं वहीं पे लिख लेती थी कि अच्छा इसमें ये कंसेप्ट है और जो मेरा कंसेप्ट था वो गलत था, तो मैं वहीं पे छोटे छोटे नोट्स बना लेती थी। और एक बार फाइनल एग्जाम से पहले, प्री के फाइनल एग्जाम से पहले मैं उनको दोबारा पढ़ती थी। तो मैं 3 बार तो पढ़ती ही पढ़ती थी। और एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि आपका मटेरियल जितना कम होगा, लेकिन मल्टीपल रिवीजन्स आप करोगे तो आपका इजिली हो जाएगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं प्री से पहले की 1000 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस, तो आप उन पे मत जाइए। जो आपका मटेरियल है सिर्फ उस पर रिलाई करिए, मल्टीपल रिवीजन्स करिए। और प्री से 3-4 दिन पहले तो यूट्यूब वगैरह देखना छोड़ दीजिए, आप जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके साथ ही आप मेंटल रिवीजन करिए कि अच्छा इसमें ये है ये है। तो इस तरीके से अपना प्री प्रिपेयर कर सकते हो इजीली। और एग्जैक्टली। अगर मेंस की बात करूँ तो सर, आप ये मत सोचिए कि आप पहले प्री करोगे फिर मेंस करोगे, नहीं। जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, जब आप अपनी बेरेक्ट्स पढ़ रहे हो, साथ साथ आप पीवाईक्यूज देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चंस पूरे प्रिपेयर करके रखो, लेकिन आप पीवाईक्यूज देख सकते हो। तो जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो वहीं पे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये वाले
ये वाले क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, तो साथ साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सर हिमाचल के केस में मैंने आप, क्योंकि कोई भी बुक अवेलेबल नहीं थी तो आपकी ही बुक अवेलेबल थी मेंस के लिए, तो उस टाइम तो स्ट्रोक आउट हो गया था, फिर हमने दोबारा फोन किया, फिर आपने वो दोबारा से निकाली। तो आपकी बुक ने बहुत हेल्प किया सर, उसमें बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में आंसर्स दे रखे थे, तो सर उसने बहुत हेल्प किया। तो इस केस में मैंने सबसे पहले तो वही बुक, पीवाईक्यूज मैंने बाद में उठाए अपने अलग से, लेकिन सबसे पहले मैंने आपकी बुक पढ़ी, कि सिर्फ मैंने रीड किया उनको कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर आपने दिया है। उसके बाद मैंने सर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो और लैंग्वेज का भी कहना चाहूंगी सर कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, अगर आपको हिमाचल निकालना है तो लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि सर वो बहुत बेसिक से शुरू किया गया है। एग्जैक्टली। हिमाचल से पहले मैंने राजस्थान दिया था सर, तो राजस्थान में भी लैंग्वेज पूछते हैं वो, तो वहां से मेरी लैंग्वेज प्रिपेयर हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से उठाया था, बहुत जीरो लेवल से मैंने यूट्यूब से वीडियोस करी थी। तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे, आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं हमारे पास बहुत कम टाइम है, आप स्टार्टिंग से ही जब आप अपना प्री की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, क्योंकि मेंस में पूछी जाती है लैंग्वेज तो, लेकिन अपनी प्री की जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आपको तभी से ही अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। तो आप छोटे छोटे लेक्चर्स, आप एक दो लेक्चर डेली देख सकते हो बिल्कुल बेसिक से, तो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत लंबा टाइम स्पेन हो जाएगा आपको धीरे धीरे, तो फिर आपको आने लगेंगी चीजें, तो इसमें टाइम चाहिए सर। क्योंकि जी, लैंग्वेज की जहां तक बात है, कम से कम मैं मानता हूं कि अगर आप अच्छे से हिंदी पे काम करना चाहते हैं तो 6 मंथ्स मिनिमम आपको मिनिमम चाहिए सर इतना। मिनिमम लग जी जाते हैं। और जी, ये आप प्रीलिम्स के साथ, जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम नोटिफाई हो चुका है उसके बाद आप हिंदी पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं डाल पाओगे, तो आपको पहले डाल भी से नहीं ही सकते सर। जी जो शुरू है वो कर देना चाहिए। जैसे कभी भी नोटिफिकेशन आए तो आपको कम से कम 3 4 5 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन जो है हिंदी और लैंग्वेज को लेके शुरू कर देनी चाहिए, शुरू कर तो देनी दैट चाहिए। कि अगर इन केस आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो आपके ऊपर उतना लोड ना आए। जी Right? सर। जी और वो जी, मैनेजेबल हो जाता है कि अगर आप रोज का एक ऐसे एक ट्रांसलेशन कर रहे हो जी तो इट सर। इज वेरी इजीली मैनेजेबल, और अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर लिया है तो आई थिंक वो एक आपके एग्जाम में मेंस में फाइनली आपको बेनिफिट डेफिनेटली। यस सर, वो एक प्लस पॉइंट रह जाता है सर, मैंने देखा है सर बहुत बच्चों के बाकी लो सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स रहते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज की वजह से बाहर है, तो एग्जैक्टली। लैंग्वेज को हमें लाइटली नहीं लेना है। एग्जैक्टली। जी रेनू, आप जैसे हिमाचल जुडिशरी, तो आप लोगों का ट्रेनिंग तो बहुत जल्दी होगा क्योंकि एंटिसिपेटेड वैकेंसीज में आप लोग हैं, तो जी, विद इन नेक्स्ट 2 3 मंथ्स आप लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। एग्जिस्टिंग वैकेंसीज वालों की ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, होने वाली हो जाएगी सर है। थोड़ी। हाँ, जी तो मैं, क्योंकि हमारे हिमाचल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिमाचल से बाहर कोचिंग लेने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि वो बच्चे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में बहुत वीक हैं। अभी जैसे इस बार भी पूरा जब हिमाचल जुडिशरी का एग्जाम चल रहा था, आई हैव सीन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स दोज हु हैव टेकन कोचिंग 2 इयर्स 3 इयर्स बैक, अभी भी वो बच्चे उतना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम उनके आंसर्स चेकआउट कर रहे थे तो वी आर लुकिंग कि अच्छा कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, एंड द रीजन इज कि आपने बहुत बार रिविजन्स नहीं किए, जी और सर, बिना रिवीजन के आप काम नहीं कर सकते। नहीं राइट। कर सकते सो सर। आप कितनी बार रिविजन्स करती थी, क्या प्रोसेस रखती थी? क्योंकि मेरा मैं इसमें एक बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा कैंडिडेट्स को गाइड करता हूं कि आप रिवीजन एंड रोटेशन इस चीज को जी फॉलो सर। करें। हर सब्जेक्ट को 2 3 सब्जेक्ट के बाद रोटेशन में लेके आए ताकि आपको मिस आउट ना हो चीजें। तो आप जी कैसे सर। करती थी ये बताइए। सर मेरे केस में जैसे कि आपने कहा रिवीजन और रोटेशन, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि सर अपना मटेरियल आप बहुत कंसाइज रखिए, लेकिन उसको मल्टीपल आप रिवीजन दीजिए। तो सर मेरा मेन सोर्स था मेरे नोट्स और बैरेक्ट और लाइव लॉ से लेटेस्ट केस लॉज। इसके अलावा मैंने कहीं से, कि जैसे हमें कहीं से गूगल से कुछ मटेरियल मिल रहा है, कुछ नया मटेरियल मिल गया, ये भी उठा लिया वो भी उठा लिया, नहीं। आप अपने नोट्स पे रिलाई करिए, उनको बार बार पढ़िए। सर मेरे केस में यही था कि मैंने जैसे एक मेजर सब्जेक्ट उठा लिया, साथ में एक माइनर सब्जेक्ट उठा लिया। तो मेजर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज उठाती थी सर, कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया, उसको किया सबसे पहले, फिर उसके मेंस के क्वेश्चंस देखे। तो मेंस के क्वेश्चंस देखे, फिर उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चंस के मैंने सिनॉप्सिस बना लिए, कि इसमें सार, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसमें से कुछ कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट तो सेम ही होता है। तो उस कंसेप्ट के इर्द गिर्द में सारे क्वेश्चंस लिख लेती थी, कि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो मैं मुझे इस तरीके से स्टार्ट करना है, और अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो इस तरीके से स्टार्ट करना है। सर मैं एक चीज और मेक श्योर करती थी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा पर्पस भी उसी क्वेश्चन को लेके हो,
कि जैसे कि पेनल्टीज पूछी गई हैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहीं से शुरू होता था क्वेश्चन का कि पेनल्टीज क्यों दी गई हैं या फिर क्या रोल है पेनल्टीज का। तो मैंने मेक श्योर किया कि अगर मैं अपने क्वेश्चन में एक पर्पस और कंक्लूजन लिख रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन से ही उठाती थी, क्वेश्चन से ही उठा के अपना पर्पस मैं बनाती थी कि ये क्यों दी गई है चीज, इस चीज से हमें क्या फायदा होगा। तो क्वेश्चंस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। मैंने, क्योंकि मेरा टाइम स्पेन बहुत लंबा रहा है, तो मैंने 5-6 स्टेट्स के क्वेश्चन पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी देख रखे थे हम्म। धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जैसे राजस्थान की करी, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, तो इन सबके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे, सबके आंसर्स मुझे, क्वेश्चन मैंने देख रखे थे कि क्या आंसर्स हैं। अब वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि सर कंसेप्ट तो सेम ही है। सेम। तो वही जब रिपीटेशन आपको मिलती है, अब आप एक क्वेश्चन कहीं और पढ़ रहे हो, फिर उसी क्वेश्चन को आप कहीं और भी पढ़ रहे हो, तो वो आपके माइंड में लिंक कर जाती है चीज कि अच्छा ये क्वेश्चन वहां भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है। तो सर इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती है मेंस की। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए तो आपको स्टार्टिंग से ही चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट। और प्री के लिए सर जब नोटिफिकेशन आती थी, 1-1.5 महीना पहले मैं प्री का शुरू करती थी कि पीवाईक्यूज कर रही हूँ, उससे पहले मैं अपना नोट्स और बेरेक्स करती थी। तो रेनू, जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी सर। फॉर प्रीलिम्स, तो आप क्या सोर्सेज आपने रखे थे एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, वो थोड़ा सा आप कैंडिडेट्स को बताओ। सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस सबसे पहले तो आपका, आप बेरेक्ट आपका की होता है, सबसे पहले आप बेरेक्ट की मल्टीपल रिवीजन्स करिए सर। मेरी बहुत बार रिवीजन हो जाती थी, 6-7 बार तो मैं एक सब्जेक्ट, एक एग्जाम से पहले 6-7 बार तो मैं उनको पढ़ ही लेती थी। फिर सर मैं इंडेक्स रिवाइज करती रहती थी, मेंटल रिवीजन करती रहती थी प्री के लिए। और सर मेरा मेन सोर्स था पीवाईक्यूज। मुझे जितने भी स्टेट के पीवाईक्यूज मिलते थे और प्लस जो आपकी यहाँ से पीवाईक्यूज मिल रहे थे, मैंने सिर्फ वही किए हैं, इसके अलावा मैंने कहीं कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ पीवाईक्यूज मैं प्रिंट आउट कर लेती थी और उनको ही मैं बार बार रिवाइज करती थी। तो जैसे सर हिमाचल के केस में मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज निकाल लिए थे, प्लस जो आपकी कोचिंग से मिले हैं, और प्लस जो मैंने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे उत्तराखंड में या फिर हिमाचल, हरियाणा में, यूपी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो मैं उन सब्जेक्ट्स के भी पीवाईक्यूज कर लेती थी। मैं, अगर मैं हिमाचल का दे रही हूँ, तो मैं मेक श्योर कर रही थी कि मैं हरियाणा का भी कर लूँ और उत्तराखंड का भी, और हिमाचल के तो कर ही करूँ। तो 3-4 स्टेट्स के पीवाईक्यू लेती थी मैं, सिर्फ पीवाईक्यूज और आपकी यहाँ से जो मटेरियल मिलता था पीवाईक्यूज का वो, और बेरेक्ट। सिर्फ ये 3 मटेरियल पे मैंने ध्यान दिया है और इनको मल्टीपल रिवीजन करिए सर। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपकी, अगर एक मुझे पीडीएफ भी मिल रही है, उसको प्रिंट आउट लेके मैंने 1 रिवीजन, 2 रिवीजन और 3 रिवीजन की है उसकी फाइनल। और वहीं पे मेरे नोट्स होते थे, वहीं पे मेरे कंसेप्ट्स होते थे। तो वो मतलब मुझे बार बार कहीं और नहीं, नोटबुक मुझे नहीं खोलनी पड़ती थी। मुझे अपना कोई डाउट्स भी है तो मैं अपने उन्हीं वहीं पे शॉर्ट नोट्स बना लेती थी सर। ग्रेट। तो प्री के लिए तो और यही था सर। मैं बच्चों को एक और एडवाइस भी हमेशा देता हूँ कि जब भी आप कोई भी एमसीक्यू कर रहे हैं, लेट सपोज केस लॉ बेस्ड है, तो आप चारों के चारों ऑप्शंस को एक बार चेकआउट करो। जी जी सर, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। है ना, तो मैं सारे अब पढ़िए। कि आपसे कोई भी एरर एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको यस मेरिट सर। निकालनी है प्रीलिम्स में आजकल, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी स्टिफ, राइट। तो हर बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, तो आप कोई भी एरर नहीं कर सकते। तो आप चार के जी चार सर। ऑप्शंस गो थ्रू करोगे, आपको नहीं पता कि किस तरह से घुमा के सवाल आएगा, जी सर। जी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इफ यू हैव गॉन थ्रू विद ऑल द थिंग्स, तो आपके एरर जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, राइट। जी सर। एक चीज मैं बच्चों से बहुत बार मेरे को सुनने को मिलती है कि सर हम क्वेश्चन ओएमआर शीट पे मार्क कर रहे थे और हमने गलत मार्किंग कर दी। ये ये होता है सर कई बार। कॉमन चीज हो जाती है। ये आपके केस में भी हुआ था किसी जी सर, मेरे केस में भी हुआ था सर ये। ओ, और इसकी वजह से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। मेरा हरियाणा रह गया था सर, जब मैंने दोबारा हरियाणा दिया, तो मेरा एक क्वेश्चन की वजह से मेरा हरियाणा रह गया था। और मुझे, जब मैं अपना पीवाईक्यू अपने एमसीक्यू वहां पे आंसर मार्क कर रही थी, वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था और मुझे वहीं पे लग गया था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इस वजह से मैं रह भी सकती हूँ। और वही हुआ सर, जब मैंने, इससे पहले जो हरियाणा की वैकेंसी आई थी वो रह गई थी मेरी। और इसका तो बेस्ट इससे ओवरकम करने का तरीका जो मुझे लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं वो ओएमआर शीट्स पे करें। यस सर, फिर इसके बाद मैंने यही किया सर। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हम भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन पोर्टल पे आप दे दीजिए, वी हैव द ऑनलाइन पोर्टल्स, लेकिन हम हम्म। हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप ओएमआर में मार्किंग करो, ताकि जो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी गलतियां होंगी वो आपको पहले पता लग जाए। और सर मैं अपना एक चीज और करती थी कि मैं घर पे, जैसे एग्जाम पास आने वाला है, तो मैं ओएमआर शीट बहुत
आराम से फिल करके देखती थी। मैं ये देखती थी कि मैं अगर बहुत आराम से भी फिल कर रही हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है। मुश्किल से अगर 150 क्वेश्चन का है तो मुश्किल से मुझे आधा घंटा या 40 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 40 मिनट। अगर 20 से 30 मिनट आपको, अगर आप बिल्कुल आराम आराम से भी करो तो वो टाइम सर मैं अपना निकाल के रख लेती थी बाद में, कि एग्जैक्ट। इतने टाइम में मेरा, अगर मैं बहुत आराम से भी करूंगी तो वो तो भी हो जाएगा। तो वो टाइम मैं अपना निकाल के रख लेती थी, और फिर उसके बाद सर गलतियां हुई नहीं। राइट। सो जी। इसके बाद जैसे हमने प्रीलिम्स के ऊपर भी बात कर ली एंड मेंस भी हमने बात करी, तो फाइनली फिर इंटरव्यू राउंड जो था, रेनू, इंटरव्यू आपका जो फाइनली कमीशन में हुआ, उसका अपना एक्सपीरियंस बताइए आप। सर इंटरव्यू जहाँ तक मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। इससे पहले मैंने यहाँ दिया था, उसमें मैं बहुत नर्वस थी, और मतलब ये लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। इससे पहले वैसे मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। तो सर जैसे ही मैंने एंटर किया तो उनके फेसेस देख के ही कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि देवर स्माइलिंग। सर बहुत क्यूट फेसेस थे सर। सर मैंने उनको ग्रीट किया तो उन्हें बैठने को बोला, तो सबसे पहले चेयरमैन सर ने क्वेश्चन शुरू किए। तो बहुत स्माइलिंग सा है सर, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत स्माइलिंग फेस है। उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कुछ नर्वस करेंगे आपको। तो उन्होंने आपके डैफ से ही मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछने शुरू किए। तो मुझसे सर हिमाचल का, वैसे मैं पढ़ के गई थी बहुत, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा है। सिर्फ ट्राइबल एरियाज पूछे थे हिमाचल के, जो हम्म। की क्वेश्चन वो पहले से ही पूछ रहे थे। तो वो सर निशा मैम से जैसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है वो पढ़ के गई थी। तो उन्होंने सिर्फ मुझसे वही क्वेश्चन पूछा एक, कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बताओ। तो सर जैसे मेरी मैम से बात हो गई थी तो मैंने बता दिया था उनको। इसके बाद उन्होंने मेरे डैफ में से ही क्वेश्चंस पूछे कि आपको हिमाचल क्यों आना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे सर, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहे, मैंने मैम को लिस्ट सेंड कर दी थी बट। तो उनके क्वेश्चंस के बाद सर एक रिटायर्ड जज थे, उनका नाम किसी को नहीं पता था। तो वो भी सर बहुत स्माइल कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे सीपीसी से क्वेश्चंस पूछे। मुझसे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछा गया, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो पूछे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली सीपीसी से शुरू किया, और अगर वो हम्म। पूछते तो मैं सीपीसी ही बोलती। तो सीपीसी में उन्होंने मुझे होल ट्रायल पूछा, कि ट्रायल का प्रोसेस बताओ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो सर वो बताया। फिर उन्होंने मेरे से रिव्यू के बारे में पूछा। तो सर उन्होंने चेयरमैन सर ने क्वेश्चन पूछा कि आप जैसे काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो 5 ईयर का गैप पूछा उन्होंने, कि आपने इसमें क्या क्या किया है, इतना लंबा टाइम क्यों लगा है। तो मैंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने जजमेंट्स तो पढ़ी होंगी। मैंने कहा यस सर। तो कह रहे अच्छा कोई लैंडमार्क जजमेंट बताओ ऑनरेबल हाई कोर्ट की, हिमाचल हाई कोर्ट की। तो सर मैंने आपकी ही वीडियोस देख रही थी, मैं आप छोटी छोटी वीडियोस डालते हो कि अभी ये लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट की। तो सर मैं उनको किया था, मैंने उनको आपको मैं फॉलो कर रही थी। तो सर मैंने 2 जजमेंट्स वहां पे साइट की। तो तभी तभी लेटेस्ट जजमेंट्स ही आई थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने सीपीसी से मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और इशू फ्रेमिंग इशू फ्रेमिंग पूछा, सिविल ट्रायल पूछा, रिव्यू पूछा, और पीआईएल पे भी उन्होंने थोड़े से क्वेश्चंस पूछे। तो उन्होंने लेकिन मेरे से सीपीसी से कुछ लैंडमार्क केसेस पूछे जो मुझे नहीं आते थे। तो मैंने सॉरी बोल दिया उनको। तो जब मैंने उनको सॉरी बोला तो मुझे लगा कि कुछ शायद थोड़ा अब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाए। लेकिन जैसे मैंने उनको सॉरी बोला तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अब कर लेना। तो सर वो उनकी एक स्माइल, उसने कॉन्फिडेंस नीचे जाने ही नहीं दिया। तो हम्म। मतलब अगर हम सॉरी भी बोल रहे थे, कि मैंने 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जो मुझे नहीं आते थे, मैंने सॉरी बोला उधर। तो लेकिन उनकी स्माइल ऐसी थी कि कॉन्फिडेंस नीचे जाने ही नहीं दिया। तो सर मैम थी जो उनके साथ थी, तो सो वो थोड़ा ग्रिल कर रही थी। वो कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, आंसर खत्म होने से पहले ही उनका दूसरा क्वेश्चन आ रहा था। तो हम्म। सर उन्होंने मुझे मुझसे स्ट्रीट डॉग्स के बारे में पूछा, एनवायरमेंटल इश्यूज हिमाचल में क्या क्या चल रहे हैं, अभी क्लाइमेट चेंज उसके बारे में, और सर जैसे फ्लड आया हुआ था उधर तो उसके बारे में उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे। तो लास्टली उन्होंने सर मुझे स्ट्रे डॉग वाले क्वेश्चंस पे उलझा लिया, कि अच्छा आप कैसे कह सकते हो, मतलब अब हम स्ट्रे डॉग्स का देखें या ह्यूमंस का देखें, पॉवर्टी है इतनी, और आप कैसे कह सकते हो हम उनकी रखें इनकी रखें। तो सर मैंने पोलाइटली, वो बहुत अग्रेसिव हो गई थी उस टाइम, तो सर मैंने वहां पे पोलाइटली आंसर किया। तो पता नहीं वो सेटिस्फाई थी या नहीं, क्योंकि वो आंसर खत्म होने से पहले ही जंप कर रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही थी। सर ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, मतलब मैं कोशिश। ग्रिलिंग। जी जी। और बेसिकली वो आपको चेकआउट करते हैं कि आपको अगर स्ट्रेस में डाला जाएगा तो हाउ यू आर रिएक्टिंग ओवर देयर, दैट ये ओनली सर थिंग ऐसे ही लग रहा था सर उनके हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यू वी से। कैन से। जी। राइट, राइट, ग्रेट।
चलिए रेनू, अभी जितने भी कैंडिडेट्स अपकमिंग नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए प्रिपरेशंस करने का सोच रहे हैं, सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू दोज कैंडिडेट्स कि कैसे आप अपनी जर्नी में कैरी ऑन करें? सर सबसे पहले तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप में बिलीव रखिए कि अगर आपने कुछ चीज़ करने की सोची है तो आप कर लोगे। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और सर मैंने देखा है कुछ बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तब हम प्रिपेयर शुरू करते हैं। लेकिन सर नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं था। नोटिफिकेशन नहीं भी आ रही है तो मैं पढ़ती रहती थी। सर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एग्जैक्ट। बच्चों को भी यही कहूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए और वैकेंसीज का वेट मत करिए। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तो आपको आपने जो पढ़ा है आपको आपकी जब तक वैकेंसी आए आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए तब तक। तो अभी जैसे सर अभी है अब जो बच्चे हिमाचल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब हमें पहले से एंटिसिपेटेड है कि जुलाई में वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं। तो आपको ये जो 6-7 महीने मिले हैं सिर्फ आपके पास यही है प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि हिमाचल बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, इसमें सब जल्दी जल्दी करता है सर। ये तो इस बार थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज बहुत एग्जैक्टली। जल्दी कर देता है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आप स्टार्टिंग से ही अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज और लेटेस्ट केस लॉज अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि मेरे दो मेंस सिर्फ इसी रीज़न की वजह से रहे हैं कि मेरी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप सर आपकी बुक आती है हिमाचल के लिए, वो सबसे बेस्ट बुक है हिमाचल के लिए। तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ना कि हम कहाँ से शुरू करें तो वो आपकी बुक पढ़ना शुरू कर सकता है। मेंस तो आपका वहीं से इजीली हो जाएगा कवर अप। तो वैकेंसीज की वेट मत करिए। और जो ये 3 ईयर रूल आया है बहुत बच्चे डिमोटिवेट फील करते हैं इससे। बट आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि आपको ये टाइम मिला है, क्योंकि सर 3 साल कितनी जल्दी चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सर मुझे 5 साल लग गए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम 2021 में दिया था, ये बिल्कुल पास में ही है। तो तीन हम्म। साल कब चले जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा, वेट मत करिए। एग्जैक्टली। और और इवन प्रिपरेशंस आपकी कम से कम 2 साल तो मिनिमम ले ही लेती हैं। ले ही लेंगे। है ना? आप एग्जैक्टली सर आपको जी। पूरी के देखो, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू होल्ड द चेयर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। यस भगवान सर। आपको तब तक वो जिम्मेदारी नहीं देंगे जब तक आप उसको निभाने के लिए काबिल ना हो जाए। तो वो जी सर। काबिलियत लाने के लिए आपको समय लग जाता है। समय लग बहुत से जाता है सर। बच्चे अभी इस बार भी जैसे थे कि सर हमारा 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया। मेरे तो साथ हुआ है आई सर वॉज ये। ओनली सजेस्टिंग कि दिस वॉज नॉट द राइट टाइम। यस सर। अभी अभी कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है, आप कल को बन भी गए तो शायद आप कहीं जस्टिफिकेशन ना कर पाए। नहीं कर पाए। वो चीज, वो मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जरूरी हो जाती है। जरूरी हो जाती है जी सर। रेनू, जी सर। हिमाचल जुडिशरी के लिए जैसे माइनर लॉज का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी हाँ जी। तो आप माइनर लॉज को लेके बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? सर कई बार ऐसा होता है कि आपका पूरा मेजर में से कुछ नहीं आता, पूरा पेपर माइनर में से ही आ जाता है। इस बार हुआ हिमाचल में। यस। तो माइनर लो को कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कि नहीं हम मेजर पढ़ लेंगे, माइनर रहने दो। लेकिन नहीं सर, अगर आपको हिमाचल करना है तो आपको सबसे पहले अपने माइनर सब्जेक्ट उठाइए आप। अगर आपकी उन पे कमांड अच्छी होगी तो, क्योंकि सर मेजर लो सब करते हैं लेकिन माइनर लो हर कोई नहीं करता है। यस। जो सीरियस कैंडिडेट होगा वही सबसे पहले माइनर लो करेगा। तो मैंने भी सर, क्योंकि मेरी राजस्थान में माइनर की प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया हिमाचल में। तो मैंने सबसे पहले अपनी माइनर लॉज पे कमांड बनाई। उनसे रिलेटेड केसेस सर वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें कुछ कुछ एक कंसेप्ट्स होते हैं, उन्हीं एग्जैक्ट। के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस घूमते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइनर पे ध्यान दीजिए। और लैंग्वेज, सर हिमाचल के लिए माइनर और लैंग्वेज यही दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बाकी बाकी सब बच्चों से एज देंगे। तो एग्जैक्ट। सर और आंसर राइटिंग में भी सर मैंने माइनर में क्या किया था कि जो लेटेस्ट केसेस हैं उनमें से सिर्फ 1 या 2 केसेस पिक कर लिए थे मैंने। और बाकी मैंने वही केसेस लिखे हैं, क्योंकि एक लैंडमार्क केस ले लिया था मैंने। जैसे सर एनआई एक्ट, इससे रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट केसेस थे, तो मैंने कोई एक केस पिक किया, उसी के आसपास बाकी सब केसेस थे, लेकिन वो मैंने मेक श्योर किया कि मैं वो केस लो और एग्जाम्पल उसमें लिख के आऊँ। तो हम्म। अगर आपकी माइनर पे कमांड अच्छी रहेगी तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाकी सब बच्चों से आपको एज देगा, क्योंकि मेजर लो सब पढ़ते हैं। एग्जैक्ट। तो मैं यही कहूंगी सर, माइनर और लैंग्वेज पे अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस बार जैसे प्रीलिम्स में रेनू माइनर लॉ में काफी ज्यादा केस लॉज पूछे गए, जुवेनाइल जस्टिस में या पॉक्सो जी के सर अंदर। जी। तो वो केसेस, क्योंकि काफी नए केसेस भी थे, उनको कैसे किया था आपने?
सर आपकी वीडियोस, आपने जो वो छोटी छोटी वीडियोस डाली थी ना, कि हाँ। हर एक सब्जेक्ट की, कि इसमें ये लेटेस्ट केस है, ये हम्म, लैंडमार्क केस है, सर मैंने वही वीडियोस देखी थी। और हिमाचल के लिए सर आपकी कोचिंग से बेस्ट मुझे कुछ लगा ही नहीं है। यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिलता है, मतलब जो जो आपको लगता है, आप ऐसे फील कराते हो कि जैसे एग्जाम आप ही दे रहे हो। तो हम्म, आप हमें वो मटेरियल देते हो जो एक बच्चे को चाहिए होता है। तो आप वो खुद से फील कर जाते हो कि नहीं, बच्चों को ये भी चाहिएगा, ये भी जरूरत होगी, ये भी जरूरत होगी। तो बैक टू बैक आपकी वीडियोस आती रहती थी। तो सर मैंने आप जो लैंडमार्क केसेस हैं सर, जैसे माइनर लॉज के हैं या फिर लोकल लॉज के हैं, वो सारे आपकी जो वीडियोस थी उन्हीं से ही वो केसेस कवर अप किए। मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे और उनको बार बार रिवीजन किया। और फिर मैंने निमोनिक्स बना लिए थे सर, कि अगर कोई पर्टिकुलर रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें एक दो केस बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने निमोनिक्स बना लिए थे। वो सबकी अपनी अपनी होती है सर, कौन कैसे एग्जैक्टली। याद करता क्योंकि है। उसको जी सर, मेमोराइज करना तो जरूरी है, क्योंकि जरूरी है फाइनली सर। जब आप मेंस में भी बैठोगे तो आपको केस लॉस तो मेमोराइज अगर केस लो रहे होंगे तभी आप लिख पाओगे। सर, मैंने निमोनिक्स के थ्रू ही अपने सारे केसेस याद किए हैं। मैं कहीं भी एक एग्जाम, एक छोटा सा सेंटेंस, कहीं भी कुछ भी जो मेरे माइंड में आ रहा है वो लिंक कर लेती थी, वो ध्यान आ जाता था सर, क्योंकि वो याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है राइट, राइट, ग्रेट। इंस्टीड ऑफ कि आप नाम याद कर रहे हो। जी सर। ठीक रेनू, मैं लास्ट में कुछ एक मेरे सवाल आपसे रहेंगे। जी सर। जैसे हम लोग 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, टेस्ट सीरीज तो ए प्लस लॉ अकेडमी ने जून में ही शुरू कर दी थी। बिकॉज हम हमेशा समय से 6 महीने पहले शुरू कर देते हैं, और अभी पहले भी जी सर। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी आएंगे तो वी हैड जी ऑलरेडी अनाउंस टेस्ट सीरीज, और बच्चे उसको कर भी रहे हैं। अभी बच्चों का ये होता है कि वो थोड़े लाइटर नोट पे रहते हैं कि अभी पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, लेकिन हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं, पुश करते हैं कि आप इसको देना शुरू करो। अगर नोटिफिकेशन आ जाए देन यू आर नॉट हैविंग टाइम, तो आपको हमेशा जी ये सर, एक्सपेक्ट करके नोटिफिकेशन के चलना बाद पड़ता टाइम। है कि पेपर आने वाला है। जी एंड सर। देन ओनली इट विल बी, यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू द मैक्सिमम लिमिट्स। अगर आप लिंगर ऑन करोगे, डायलेक्ट्री टैक्टिक्स अडॉप्ट करोगे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये सर। तो आपके केस में भी सेम चीज हम लोग कर रहे थे। सो हाउ द टेस्ट पेपर्स विच वी आर गिविंग टू यू, उसको कैसे आप करते थे कि अच्छा टाइम भी मैनेज करना है, पढ़ना भी है, टेस्ट भी देना है, तो कैसे कर लेते थे? सर सबसे पहले तो जो आपके, मैंने जैसे पहले ही कहा कि सर, जो सबसे पहले तो आप स्टेप वाइज चलते हो। बहुत सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स वाइज देते हो, फिर आप पूरा मॉक टेस्ट लेते हो। तो सर जो मैं मेक श्योर करती थी, सर क्योंकि आपकी जब पहले से ही चल रही थी, तो उस टाइम मेरा राजस्थान का तब चल ही रहा था। तो मैं मेक श्योर करती थी जो आप पेपर भेज रहे हो, मेरा चाहे थोड़ा लेट हो, लेकिन मैं ट्राई करती थी कि मैं उस पेपर को पूरा करूं। इनिशियली तो मुझे ये होता था कि नहीं, मतलब आप इनिशियली जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं, इसमें से जैसे 10 क्वेश्चन है तो आप 5 कर लो, 6 कर लो। लेकिन नहीं, जो आप डेली टेस्ट क्वेश्चन पेपर भेजते थे वो आपको पुश करता था कि नहीं, आपको इतना लिखना है तो लिखना ही है। तो हम्म, फिर आपको भेजना सर, फिर वो जब अच्छा अच्छा फीडबैक आता था उधर से कि आपकी ये कमियां हैं, फिर जब आप उनको सुधार के दोबारा फीडबैक मिलता है, तो सर उससे एक मोटिवेशन मिलता था। तो फिर मन भी करता था कि नहीं, ये क्वेश्चंस। और सर जब मैंने पीवाईक्यूज चेक किए तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सिमिलर थे। और सर जो आपने क्वेश्चंस कराए थे वो सर एज इट इज आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ, तो मीन सर काफी था। आपकी टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो पहले से ही याद थे क्वेश्चन, तो एज इट इज लिख के आए सर। तो उसने जो आपने फीडबैक भी दिया था वो भी फिर उसमें मेंशन किया। और रेनू, जैसे मेंस के आंसर राइटिंग्स में ना बच्चों का एक बहुत कंसर्न होता है कि हमें इवेल्युएशन या हमें फीडबैक प्रॉपरली मिलना चाहिए, एंड वी मेक इट श्योर कि वट एवर द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टिंग वी शुड डिलीवर दैट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से टेस्ट सीरीज लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग द फीडबैक्स। ये बहुत जी बड़ी एक सर वो। समस्या बच्चों को हाँ देखने को जी। मिलती है। सो हाउ यू हैव फोकस्ड अपॉन दैट? सर मेरे लिए, जैसे मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, तो इनिशियली मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी थी क्वेश्चंस की। मैं पहले, अगर मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप लिखा है, अगर वो क्वेश्चन मैं दूसरी बार, बहुत टाइम बाद मैंने बहुत सारी चीजें बीच में पढ़ लिया, अगर मैं उसको दूसरी बार लिखूंगी तो मैं उसमें कुछ नया लिखूंगी। वो मुझे धीरे धीरे अपने आप चीजें पता चलती रहती थी कि नहीं, इसमें ये चीज डिमांड नहीं है क्वेश्चन की, इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं भी मिल रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो सर आप नोटिफिकेशन से थोड़ा पहले या बाद में ही शुरू करते हो, लेकिन जो बच्चे, अब ये 3 ईयर रूल आया है, इस स्पैन में जो प्रिपेयर करेंगे,
मैं उनको यही कहूंगी कि आप पीवाईक्यूज उठाइए और अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू करिए। डेली के आप 1 या 2 क्वेश्चन लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको उससे किसी से इवेल्युएट कराना है, आप उसको खुद इवेल्युएशन कर सकते हो। क्योंकि जब आप उसी क्वेश्चन को कुछ टाइम बाद दोबारा लिखोगे, आपको कुछ नया पता होगा। आपको पता होगा कि नहीं, मैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, मैं ये क्वेश्चन ऐसे लिखूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप धीरे धीरे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्ड होती है, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि इसमें से क्या आपको हटाना है और क्या ऐड ऑन करना है। तो सर वो एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। मैं क्वेश्चंस आंसर्स लिखती रहती थी, मैं फॉर्मेट बना के रखती थी। फिर मुझे लगता था कि नहीं, इसमें ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको चेंज कर देती थी सर। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरे जो भी अननेसेसरी पार्ट था वो हटता गया और एक क्रिस्प आंसर बन जाता था। और फिर जब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हुई सर, वहां पे और फीडबैक मिला कि हम इसमें क्या चीजें ऐड ऑन करते हैं। मैं केसेस पे थोड़ा लैग कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने अपने केसेस पे ध्यान दिया सर। बाकी सब चीजें तो आपके नोट्स के थ्रू हो जाती हैं। रेनो, इंटरव्यू को लेके वी हैव टू, लेकिन जैसे आपका राजस्थान भी था तब भी हमने इंटरव्यू सेशंस आई थिंक किए जी थे। जी जी और अभी हिमाचल को लेके भी डेडिकेटली वी हैव टेकन अप द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स। और क्योंकि हम लोग तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर देयर, अराउंड 35 कैंडिडेट्स वर देयर फॉर इंटरव्यू गाइडेंस। जो जो हमारे बच्चे भी थे और इवन आप लोग जो अदरवाइज हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड हैं फाइनल इंटरव्यू तक जाने के लिए? सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कहूंगी, जो आप मॉक लेते हो ना, तो उसमें जो आप मॉक लेते हो, जो क्वेश्चंस पूछते हो, जो मॉक देते हुए जो डर होता है ना, वो फाइनल इंटरव्यू के टाइम तक गायब हो जाता है। हम्म। तो आप जो मॉक सेशन कंडक्ट कराते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कराने। क्योंकि आपने शायद, मैं 2 मॉक दे पाई हूँ, लेकिन इससे पहले जब मैंने राजस्थान में भी दिया था, तब Yes. मैंने काफी मॉक्स लिए थे आपके साथ। तो हम्म। सर जब आप फाइनल तक जाते हो तो उसका डर कम हो जाता है। तो मॉक सर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे अपने केस में इतना डर मुझे रियल इंटरव्यू में नहीं लगा, जितना डर मुझे आपके साथ इंटरव्यू देते हुए लगा था। तो मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी हो जाते हैं सर। तो आप बहुत अच्छे से करा देते हो। रेनू, सारी हमारी बेसिकली जो एग्जाम को लेके जो डिस्कशंस हैं, आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड एवरीथिंग। इसके जी बियॉन्ड भी सर। अगर आप कुछ कहना चाहें, लाइक हाउ ए प्लस लॉ अकेडमी हेल्प यू आउट इन दिस होल जर्नी, एंड अपनी तरफ से आपका क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट्स को, सो उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। सर, सबसे पहले अगर मैं कहूँ, A+ लो एकेडमी का रोल बहुत बड़ा रहा है हिमाचल में सिलेक्शन होने के लिए। क्योंकि जो हिमाचल के लिए जो स्पेसिफिक गाइडेंस है वो आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। क्योंकि मैंने भी बहुत ढूंढने के बाद मुझे आपका चैनल मिला है। तो यहाँ पे सर, आपको, मैम को मैं कभी भी फोन कर लेती थी, मुझे कोई भी डाउट था किसी भी टाइम में फोन कर लेती थी। मुझे नोट्स की, मुझे अगर रिक्वायरमेंट होती थी, कोई मेरे पास नोट्स नहीं थे या मुझे केस लॉस चाहिए, तो मैं डायरेक्टली मैम को फोन कर देती थी और वो मुझे प्रोवाइड करा देते थे। और मतलब आपसे बात करके, मैम से बात करके कई बार यूँ लगता था कि जितनी भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो रहे थे मतलब। तो आपकी तरफ से सर बहुत अच्छा, जो आप पीडीएफ्स देते हो, जो आप नोट्स देते हो सर, जो आप केस लॉस देते हो, तो आपकी मेहनत उसमें साफ साफ दिखती है सर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे, वो आप लोग एग्जाम दे रहे हो, वो ऐसा फील होता है। क्योंकि आप उसी तरीके से प्रिपरेशन कराते हो कि जैसे आप खुद एग्जाम दे रहे हो, तो वही सब मटेरियल, एक क्रिस्प मटेरियल आप हमें प्रोवाइड कराते हो। तो सर आपका बहुत बड़ा रोल रहा है हिमाचल में सिलेक्शन के लिए। और सर हिमाचल के लिए आपसे बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता सर, ये मैं पर्सनली अपने खुद के लेवल पे मैंने फील किया है। क्योंकि आपने जो गाइडेंस प्रोवाइड कराई वो बहुत हेल्पफुल रही सर हमारे लिए। थैंक यू रेनू, जी थैंक सर। यू मच फॉर दैट, फॉर दिस लवली वर्ड्स। और बच्चों के लिए एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा? बिकॉज अब आप क्योंकि एक ट्रेनिंग के बाद यू विल बी जुडिशियल ऑफिसर, यू विल बी होल्डिंग कोर्ट्स। और बहुत सारे बच्चे जो इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हमें सुनेंगे, दे माइट बी अपीयरिंग इन योर कोर्ट्स इन फ्यूचर, दे माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एज वेल। तो उनको क्या फाइनल मैसेज आप दोगे कि एक एडवोकेट से जुडिशियल ऑफिसर तक का जो एक जर्नी है, उसको कैसे वो लोग मीटअप करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना हिम्मत छोड़ देते हैं कि सर यस सर। हमसे नहीं होगा, ये इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव, बिकॉज यू हैड अचीव्ड, यू कैन डिलीवर इट। सर, मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए। आप, जरूरी नहीं है, कई बच्चे यूं सोच लेते कि मैं एक बार में इतना कर लूंगा, नहीं, वो जरूरी नहीं है। आप डेली अगर 3-4 घंटे भी निकाल रहे हो अपनी स्टडी के लिए, जैसे कि अब तो 3 ईयर रूल आ गया, अब 3 ईयर तो कोई वैकेंसी आप दे ही नहीं सकते बहुत सारे बच्चे। तो आप थोड़ा 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 करके डेली कंसिस्टेंट रहिए आप अपनी उसमें, और आप अपने सपने को जिए।
मतलब अगर आप उसको इमेजिन करोगे उस चेयर पे बैठ के कि मैं भी एक दिन उस चेयर पे बैठा रहूंगा, तो वो आपको अल्टीमेटली मोटिवेट ही करेगा। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ बिलीव आपके अंदर रहेगा, तो आप डेफिनेटली ये कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है अपनी। क्योंकि सर मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब आप 10-15 दिन अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हो, तो ऐसे लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हो। तो नहीं, आपको वो नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप चाहे डेली, अगर आपका किसी दिन मन भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको 7 दिन पढ़ना है, नहीं। अगर 6 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, इट्स ओके। लेकिन आप डेली अगर वो 6 दिन पढ़ रहे हो, तो अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट रहिए उसमें बहुत। आप फोकस करके पढ़िए उसमें, आपका इजीली हो जाएगा। मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। मुझे भी यही लगता था कि कैसे करना है। तो Exactly. लेकिन सर कंसिस्टेंसी ने बहुत हेल्प की। और मैं पढ़ती देखो, रहती हूँ सर डेली। एक और चीज मैं आपके माध्यम से ये भी बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने भी जरूर। सेक्रीफाइस सर, सेक्रीफाइसेस पे मैं कहूंगी कि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं यूज करती थी। कभी कभी हो गया कि मन नहीं है कुछ तो खोल लिया। मेरी फ्रेंड लिस्ट बहुत कम है। सिर्फ मेरी फैमिली ही मेरे फ्रेंड्स बन के रही हैं। क्योंकि हम जितने सारे बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं फंक्शंस भी अटेंड नहीं करती थी। क्योंकि सब लोग कह देते थे, आसपास के लोग, कि 1 घंटा चली जाएगी, 2 घंटा चली जाएगी, क्या हो जाएगा, नहीं। लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं उस 1 घंटा गई, तो मैं वहां से वो मेमोरीज इकट्ठी करके ले आऊंगी अपने माइंड में। मैं वो मेमोरीज भी नहीं लाना चाहती थी। मैं एग्जैक्ट। सिर्फ अपने सपने के साथ ही जीना चाहती थी। तो मैं इस 4 साल कहीं नहीं गई हूँ। हाँ, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स जब भी मुझे लगा है, वो मैंने जरूर लिए हैं। लेकिन सर, आपको अपने, जो आपने एम बनाया है, उसके साथ आपको जीना बहुत जरूरी है। उसको सोचो आप, उसके साथ जियो, उसको इमेजिन करो। सर 24/7 मेरे माइंड में यही रहता था कि नहीं, बनना है, करना है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं यही सोचती रहती थी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है बहुत सर। जरूरी होता है बिकॉज आप आपके सराउंडिंग्स में अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर है। जी सर। आपके आपको बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो टॉक्सिक नेचर के हों, कुछ गलत चीज आपके दिमाग में डाल दें कि यहाँ पे नहीं होगा, तो आप वही चीज फिर एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में जा सकते हो। जी तो आपको इन सारी चीजों से ओवरकम होना बहुत ज्यादा जरूरी जी होता जी, इससे अच्छा आप जाओ ही मत। है। एग्जैक्टली क्योंकि जब जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो वाइब्स पॉजिटिव आएंगी। वाई कहीं पॉजिटिव से भी कुछ साइंस, यस नेगेटिव सर। आया तो फिर कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है। तो यस सर, यस बिल्कुल सर। आपने बिल्कुल सही बात कही कि आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत जो जरूरी है आज सर। के समय में बहुत कम मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए। मोबाइल फोन आपके हाथ में है, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। यस सर। तो अपने आप को आपको पहले इतना मजबूत करना है कि इन चीजों से आपको फर्क ना पड़े। यस सर। ये बहुत जरूरी है। Okay, so Renu, now from my side, all the best for your future. थैंक And यू सर। आप जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, you have to deliver justice, right? So from my side and from A Plus Law Academy, all the best for your coming थैंक future. यू। And after थैंक यू सर। training, you will be you are a judicial officer, but after training, officially you will be a judicial officer. ऑफिशियली, यस सर। Yes, so that's all. Congratulations from my side to you and to थैंक your यू whole सर, थैंक family. यू सो मच। Thank you so much for this lovely session for today. Thank you. Thank you, Renu. थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।